नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे IUCN द्वारा जारी जो रेड डाटा लिस्ट है उसके संबंध में। दोस्तों, IUCN के बारे में एक पूरा वीडियो, सिस्टमेटिक वीडियो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये IUCN सभी प्रजातियों को, ऑल स्पीसीज को 9 कैटेगरीज में बांटता है और एक लिस्ट जारी करता है जिसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो IUCN, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, लेकिन फिर भी इसका पूरा नाम देखिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये पूरा नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसके बारे में जब मैंने आपको बताया, कहा था कि ये IUCN प्रत्येक 4 वर्ष में रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। रेड डाटा लिस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि IUCN कितने वर्षों के अंतराल में रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। तो कितना है? 4 वर्ष। और अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पहली बार रेड डाटा लिस्ट कब जारी हुई? 1964 में। ये 3 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपको देखने हैं। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN प्रत्येक 4 वर्ष में क्या जारी करता है? रेड डाटा लिस्ट। और पहली बार रेड डाटा लिस्ट कब जारी हुई? 1964 में। देखिए, क्लियर है? आगे देखते हैं। इस IUCN ने सभी स्पीसीज को, ऑल स्पीसीज को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि IUCN ने सभी प्रजातियों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 9 कैटेगरीज में। या यूं कह सकते हैं कि रेड डाटा लिस्ट जो आएगी उसमें 9 अलग अलग प्रजातियों की कैटेगरी आएगी। तो कितनी कैटेगरी है? 9। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि IUCN सभी प्रजातियों को कितनी कैटेगरीज में बांटता है? 9 कैटेगरीज। देखिए, तो कितनी कैटेगरीज है? 9 कैटेगरी। अब ये 9 कैटेगरीज कैसे डिवाइड हुई है इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। IUCN ने क्या किया? जितनी भी प्रजातियां हैं उसको 2 भागों में बांट दिया। ध्यान से देखना दोस्तों, IUCN की रेड डाटा लिस्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो फिर बिना किसी कंफ्यूजन के आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो आप बहुत अच्छे से देखें, उसके सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं, उसके बाद
आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि आपने चीजों को किस पैटर्न में पढ़ा है। तो IUCN ने सभी प्रजातियों को दो भागों में बांटा। पहला उन्होंने लिखा नॉट evaluated स्पेसीज। देखिए ध्यान से, नॉट इवेल्युएटेड स्पेसीज और दूसरा है इवेल्युएटेड स्पेसीज। जितनी भी प्रजातियां हैं उनको IUCN ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, नॉट इवेल्युएटेड और दूसरा है इवेल्युएटेड। नोट इवेल्युएटेड को पढ़ेंगे अमूल्यांकित प्रजातियां, अमूल्यांकित प्रजातियां, और इवेल्युएटेड को पढ़ेंगे मूल्यांकित, मूल्यांकित प्रजातियां। देखिए IUCN ने सभी प्रजातियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉट इवेल्युएटेड और इवेल्युएटेड, अमूल्यांकित प्रजातियां और मूल्यांकित प्रजातियां। देखिए नॉट इवेल्युएटेड का क्या मतलब है? जिनके कंजर्वेशन या संरक्षण के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। नॉट इवेल्युएटेड का क्या मतलब है कि जिनके संरक्षण या कंजर्वेशन से संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तो यूं भी कह सकते हैं कि जिनके संरक्षण का मूल्यांकन नहीं किया गया। ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएगी? नॉट या नॉन इवेल्युएटेड स्पीसीज। देख लीजिए, सिंपल सी बात है। नॉर्मल आप देखो तो ये कि IUCN ने ऐसी प्रजातियों का कंजर्वेशन, संरक्षण करना है या नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, कोई अध्ययन नहीं किया है। ऐसी प्रजातियां हैं नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज। दूसरा पार्ट कौन सा है? इवेल्युएटेड स्पीसीज या मूल्यांकित प्रजातियां। कहने का मतलब IUCN इन स्पीसीज का अध्ययन किया या इनका मूल्यांकन किया कि इनके कंजर्वेशन की आवश्यकता है या नहीं है, इनके संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है। वो स्पीसीज क्या हो गई? इवेल्युएटेड स्पीसीज। इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए उसमें एक है डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज। देखिए अपर्याप्त आंकड़ों वाली प्रजाति, अपर्याप्त आंकड़ों वाली प्रजाति मूल्यांकन किया गया है, लेकिन ऐसी स्पीसीज जिनके डाटा सफिशिएंट नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है, उसे कहा जाएगा डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज। और ऐसी स्पीसीज जिनके डाटा पर्याप्त मात्रा में है उन्हें कहा जाएगा एडिक्वेट डाटा स्पीसीज। पर्याप्त मात्रा में डाटा अवेलेबल है। देखिए पर्याप्त मात्रा में डाटा या आंकड़े अवेलेबल है, ये देखिए। तो IUCN ने प्रजातियों या स्पीसीज को किस तरीके से डिवाइड किया, यह आप बहुत अच्छे से समझ लें। सभी स्पीसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिनके बारे में उन्होंने कोई मूल्यांकन नहीं किया, संरक्षण के संबंधित, वो नॉट इवेल्युएटेड या अमूल्यांकित प्रजातियां। और जिनके संरक्षण या कंजर्वेशन के बारे में मूल्यांकन किया, इवेल्युएटेड या मूल्यांकित प्रजातियां। ये मूल्यांकित प्रजातियां फिर से दो पार्ट में, एक है डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज,
इनका मूल्यांकन तो किया, लेकिन पर्याप्त डाटा अवेलेबल नहीं है कि इन्हें संरक्षण की जरूरत है या नहीं है। और एडिक्वेट डाटा स्पीसीज का मतलब ऐसी प्रजातियां जिनके पर्याप्त मात्रा में IUCN के पास डाटा अवेलेबल है कि इन्हें संरक्षण की कितनी जरूरत है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने वर्षों में ये कितनी प्रतिशत जनसंख्या में विलुप्त हो चुके हैं। अगर ऐसे डाटा अवेलेबल है तो वो है एडिक्वेट डाटा स्पीसीज। क्लियर है? ये चार्ट देख लीजिए। आइए, IUCN सभी प्रजातियों को किस तरीके से बांटता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। IUCN ने क्या किया है, सभी प्रजातियों को, ऑल स्पीसीज को दो पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से हैं? पहली है नॉट evaluated, not evaluated species। देखिए, और दूसरी है evaluated species। evaluated species, इस नॉट evaluated species को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है NE। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नॉट इवेल्युएटेड या अमूल्यांकित प्रजाति को प्रदर्शित करने का तरीका है NE। और इसको हिंदी में क्या कह रहे थे? अमूल्यांकित प्रजातियां जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। देखिए, अब ये मूल्यांकन क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण आप देखिए। इसका कारण ये है कि एक तो ये रेयर स्पीसीज है और दूसरा ये दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। इन दो कारणों की वजह से इनका मूल्यांकन या एवेल्युएशन नहीं किया गया है। तो कारण भी मैंने आपको बताए। नॉट एवेल्युएटेड स्पीसीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NE से। ये आप बहुत अच्छे से याद रखें। एक चीज और याद रखें कि IUCN क्या करता है? कलर कोडिंग करता है। क्या? प्रत्येक प्रजाति के लिए स्पेशल कलर है। तो जो रेयर स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज के लिए IUCN ने कौन सा कलर निर्धारित कर रखा है? व्हाइट। ये भी आपको याद रखना है। रेयर स्पीसीज के लिए IUCN कौन सा कलर कोडिंग करेगा? व्हाइट। क्लियर है? और नॉट एवेल्युएटेड स्पीसीज कैसे प्रदर्शित होंगी? NE से। और इनका मूल्यांकन क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि ये रेयर स्पीसीज है और दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इनका एवेल्युएशन या मूल्यांकन नहीं हो पाया। इवेल्युएटेड या मूल्यांकित प्रजातियां, देखिए, इनको दो भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं। मैं ये चार्ट दोबारा क्यों बता रहा हूं? IUCN की रेड डाटा लिस्ट जब आप पढ़ेंगे तो एक अजीब सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। ऐसा टॉपिक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये याद ही नहीं होगा, ये हमारे समझ में ही नहीं आएगा। अजीब अजीब से फ्लो चार्ट बताकर दो चार जानवरों के नाम बता दिए जाएंगे और आपका कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही रह जाएगा। इस क्लास के बाद
IUCN की 9 कैटेगरीज आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझेंगे और एग्जाम के क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए, इवेल्युएटेड स्पीसीज को मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक वो जिनके डाटा सफिशिएंट नहीं थे, तो डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज, और ये डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है डीडी। ये रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का तरीका जरूर याद रखना है। और अगर कलर कोडिंग की बात की जाए तो इसके लिए जो कलर है वो कौन सा है? ग्रे कलर। डाटा डेफिशिएंट है, ये पता ही नहीं है कि एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, डाटा डेफिशिएंट है, ऐसी स्पीसीज को डीडी से, और कलर कोडिंग में कलर कौन सा आएगा? ग्रे। और वे प्रजातियां जिनके IUCN के पास पर्याप्त मात्रा में डाटा है उन्हें कहा जाएगा एडिक्वेट डाटा स्पीसीज। और एडिक्वेट डाटा स्पीसीज क्या है? इन स्पीसीज के IUCN के पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में डाटा है, पर्याप्त मात्रा में आंकड़े हैं। देख लीजिए, आराम से समझिए इसको। चलिए, अब आप ये समझ चुके हैं नॉट इवेल्युएटेड स्पीसीज, और इवेल्युएटेड स्पीसीज को फर्दर डिवाइड किया गया डाटा डेफिशिएंट और एडिक्वेट डाटा स्पीसीज में। अब मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको एडिक्वेट डाटा स्पीसीज के बारे में बता रहा हूं। एडिक्वेट डाटा स्पीसीज, पर्याप्त आंकड़ों वाली प्रजातियां। ये देखिए, अब एडिक्वेट डाटा स्पीसीज को IUCN ने फर्दर 5 क्लास में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 5 कैटेगरीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए, पहली है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब है विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एडिक्वेट डाटा स्पीसीज को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ऐसी स्पीसीज जो प्राकृतिक आवासों से विलुप्त हो चुकी है, प्राकृतिक आवासों, या यूं कह सकते हैं वनों से विलुप्त। ये दूसरे प्रकार के स्पीसीज है। अभी आप केवल इनके नाम याद रखने में फोकस करें, बेवजह की परेशानियों में उलझे नहीं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, या प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, या प्राकृतिक आवासों में से ये स्पीसीज विलुप्त हो गई। तीसरा जो है वो है थ्रेटन्ड स्पीसीज। देखिए, थ्रेटन्ड स्पीसीज, थ्रेटन्ड स्पीसीज। और चौथा जो है वो है नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज, नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज। और
पांचवा और आखिरी है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न या यूं कह सकते हैं संकट से मुक्त। इन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। ये संकट के निकट, नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज। और थ्रेटन्ड स्पीसीज के बारे में हम और बात करेंगे। तो ये 5 प्रकार है एडिक्वेट डाटा स्पीसीज के। देखिए, क्लियर है क्या क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजाति। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, प्राकृतिक आवासों या वनों से विलुप्त प्रजाति। थ्रेटन्ड स्पीसीज, नियर थ्रेटन्ड या संकट के निकट। और लीस्ट कंसर्न, संकट से मुक्त, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थ्रेटन्ड स्पीसीज वो होंगी जिन पर गहरा संकट है। क्लियर है? इन पर संकट है कि ये कभी भी विलुप्त हो सकती है। एडिक्वेट डाटा स्पीसीज के 5 टाइप कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। आइए, तो कितनी कैटेगरीज है ये आप देख रहे थे। और IUCN की रेड डाटा लिस्ट में जब आप देखेंगे तो कितनी कैटेगरीज होगी? 9 कैटेगरीज होगी। सर, अभी 9 कैटेगरी कहां हुई है? अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तीसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा था थ्रेटन्ड स्पीसीज। देखिए, थ्रेटन्ड स्पीसीज, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में या 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इनके नाम क्या है देखिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। दूसरा है एंडेंजर्ड स्पीसीज। और तीसरा है वुल्नेरेबल स्पीसीज। थ्रेटन्ड स्पीसीज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वुल्नेरेबल स्पीसीज। इसको कहा जाएगा अति संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त स्पीसीज। इसको कहा जाएगा संकटग्रस्त स्पीसीज। और इसको कहा जाएगा संवेदनशील प्रजाति, या इसके लिए एक और शब्द है सुभेद्य प्रजाति। ये जरूर याद रखना है। देख लीजिए। अब तक की जो बातें मैंने आपको बताई है उसको एक बार सिस्टेमेटिक सोचे। क्या हुआ? IUCN ने सभी स्पीसीज को पहले नॉट इवेल्युएटेड और इवेल्युएटेड स्पीसीज में डिवाइड कर दिया। तो एक कैटेगरी कौन सी हो गई? नॉट इवेल्युएटेड। फिर आगे फर्दर जो इवेल्युएटेड स्पीसीज है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, डाटा डेफिशिएंट और एडिक्वेट डाटा। तो डाटा डेफिशिएंट जो है वो दूसरी कैटेगरी हो गई। फिर एडिक्वेट डाटा को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया? 5 में। अब उन 5 में से 4 के नाम आप देखो, कौन कौन? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, थ्रेटन्ड को आप छोड़ दो अभी। फिर कौन है? नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। तो 4 कैटेगरी वो हो गई। 2 और 4 कितने हो गए? अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं तो 6 हो गए।
अब जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 कैटेगरी हो गया। अगर मैं सबके नाम बोलूं तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले है नोट इवेल्युएटेड स्पीसीज, डाटा डेफिशिएंट स्पीसीज। फिर उसके बाद में है, अगर इनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर देखूं तो फिर है लीस्ट कंसर्न, फिर है नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज, फिर उसके बाद है वुल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फिर लास्ट में एक्सटिंक्ट। ये 9 कैटेगरी IUCN द्वारा बताई गई है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए ये चार्ट। अब मैं आपको जो एडिक्वेट डाटा स्पीसीज, पर्याप्त आंकड़ों वाली प्रजातियां हैं, उनके 5 जो टाइप है उनके बारे में एक एक करके बता रहा हूं। आप बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियां। देखिए नाम से ही पता लग रहा है ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है। फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैंने आपको यहां पर बता रखी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे EX से, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, और इसका कलर कोड है ब्लैक। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देख लीजिए आगे क्या है। इन प्रजातियों के सभी सदस्य मर चुके हैं। एक भी इंडिविजुअल या सदस्य ना ही प्राकृतिक आवास में जिंदा है और ना ही कृत्रिम आवास में जिंदा है। इस प्रकार के स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स है, जो सदस्य हैं, वो ना तो आपको प्राकृतिक आवास या नेचुरल हैबिटेट में मिलेंगे और ना ही आर्टिफिशियल हैबिटेट में मिलेंगे। क्लियर है बात? दोनों ही जगह से पूर्ण रूप से कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और इस एक्सटिंक्ट स्पीसीज के इंपॉर्टेंट जो उदाहरण हैं उनमें पहला है पैसेंजर पीजन। पैसेंजर पीजन, इसका वैज्ञानिक नाम है एक्टोपिस्टेस माइग्रेटोरियस। देखिए एक्टोपिस्टेस माइग्रेटोरियस किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नाम है, पैसेंजर पिजन का। एक फेमस क्वेश्चन है डोडो। ये डोडो का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेफस कुकुलेटस। रेफस कुकुलेटस। दोस्तों यहां पर मैं आपको IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बता रहा हूं। बेवजह की चीजें या बेवजह का नॉलेज नहीं बता रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड और सटीक चीजें आपको इस क्लास में अवेलेबल रहेगी। डोडो, रेफस कुकुलेटस, पैसेंजर पिजन, एक्टोपिस्टेस माइग्रेटोरियस। क्लियर है बात? तो डोडो का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेफस कुकुलेटस। डोडो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसीलिए डोडो के बारे में कुछ और जानकारियां देखिए। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोडो। डोडो रेफस कुकुलेटस इसका वैज्ञानिक नाम है और ये मॉरिशस द्वीप में पाया जाता था या मॉरिशस द्वीप में पाया जाने वाला उड़ान रहित पक्षी है। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ान रहित पक्षी है जो अब विलुप्त हो चुका है, इसलिए इसको एक्सटिंक्ट प्रजाति में रखा गया है। देख लीजिए अब ये नीचे क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ान रहित पक्षी। इसके बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये किस क्लास में आएगा, एवीज में। उड़ान रहित पक्षी किस क्लास का है, पक्षी वर्ग का ही है। इस क्लास का एक सुपर ऑर्डर है और इस सुपर ऑर्डर का नाम है पैलियोग्नेथी या इसी को कहते हैं रेटिटी। और इस सुपर ऑर्डर पैलियोग्नेथी या रेटिटी में कौन से पक्षी आते हैं जो उड़ते नहीं है। क्लियर है बात?
इसी पैलियोग्नेथी या रेटिटी में एक और पक्षी आता है, शुतुरमुर्ग। क्लियर है बात? ये उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो जिस सुपर ऑर्डर में शुतुरमुर्ग आता है, उसी में शुतुरमुर्ग कहना चाह रहा हूं मैं, जिस कैटेगरी में या जिस सुपर ऑर्डर में पैलियोग्नेथी या रेटिटी जिसका नाम है, इसमें फ्लाइटलेस बर्ड आते हैं, इसी में डोडो है और इसी में शुतुरमुर्ग है। क्लियर है बात? आइए आगे देखते हैं। जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनको विलुप्त होने का जो कारण है, रीजन है, वो क्या है? उनके विलुप्त होने का जो कारण है, उसमें ये 4 पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल डाटा या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको रीजन पूछा जाए कि ये प्रजाति विलुप्त क्यों हो चुकी है। तो जो भी मैक्सिमम प्रजातियां एक्सटिंक्ट हुई है, विलुप्त हो चुकी है, उनके ये 4 कारण हैं। पहला है हैबिटेट लॉस, उनका आवास नष्ट हो चुका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद या शहरीकरण के बाद जितने भी नेचुरल हैबिटेट है, उनमें से रोड निकल गई है, फैक्ट्रियां बन गई है, तो उनका लॉस हो चुका है। इसलिए क्या हुआ है? प्रजातियों का विलोपन हुआ है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी प्रजातियों के विलोपन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी स्पीसीज का अगर ज्यादा यूज हो रहा है, उसका दोहन ज्यादा हो रहा है या उसका शिकार ज्यादा हो रहा है, इन कारणों की वजह से भी प्रजाति क्या हो सकती है? विलुप्त हो सकती है। और चौथा और महत्वपूर्ण, इंट्रोड्यूस ऑफ इनवेसिव स्पीसीज, किसी एक प्रजाति के नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में अगर आप बाहर से कोई इन्वेसिव स्पीसीज, अन्वेषण प्रजाति लेके आ जाएंगे, तो भी उसके विलोपन का खतरा बढ़ जाता है। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से प्रजातियां एक्सटिंक्ट हुई है। देख लीजिए, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और इंट्रोड्यूस ऑफ इनवेसिव स्पीसीज। क्लियर है? बाहर से कोई दूसरी स्पीसीज आपके नेचुरल हैबिटेट में आएगी, आपके घर पर कोई दूसरा व्यक्ति रहने आ जाता है, तो आपके आचार विचार, रहन सहन सब बदल जाते हैं। आप नेचुरल तरीके से नहीं रह पाते हैं। इस वजह से बहुत सारी प्रजातियां क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई है। ये 4 रीजन आप बहुत अच्छे से समझ लें। देखिए आगे चलते हैं। आगे है दूसरा टाइप, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ऐसी प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवासों से या वनों से विलुप्त हो चुकी है। पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई है, केवल नेचुरल हैबिटेट से विलुप्त हो चुकी है। अब इनको बचाने के लिए कृत्रिम रूप से या मानव द्वारा क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है प्राकृतिक आवासों से विलुप्त या वनों से विलुप्त। इनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ईडब्ल्यू से। और इनका कलर कैसा रहेगा? पर्पल या बैंगनी कलर इनका कोड रहेगा। और इसके बारे में क्या जानकारी है? ये प्राकृतिक आवासों से या वनों से विलुप्त हो चुके हैं। केवल कृत्रिम आवासों में क्या किए जा रहे हैं? संरक्षित किए जा रहे हैं। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई टफ बात नहीं है। कोई भी स्पीसीज नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वहां से विलुप्त हो चुकी है। अब उनको बचाने के लिए अगर वो पादप है तो उसका कल्टीवेशन करें, अगर वो एनिमल है तो उसको चिड़ियाघर में आप आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से संरक्षित रख सकते हैं। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। कल्टीवेशन द्वारा प्लांट्स को संरक्षित किया जा सकता है और कैपेटिविटी द्वारा एनिमल्स को संरक्षित किया जा सकता है। और कैपेटिविटी का मतलब है कि उनको आप कृत्रिम रूप से, मानव द्वारा ऐसे संसाधन उनको उपलब्ध करवाए जाए कि वो जिंदा रह सके। क्लियर है?
तो एनिमल्स के लिए कैपेटिविटी और प्लांट्स के लिए कल्टीवेशन, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है प्राकृतिक आवासों से विलुप्त, वनों से विलुप्त। आइए इसके बारे में और देखते हैं। सर्वाइव ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ऐसी स्पीसीज जो प्राकृतिक आवासों से विलुप्त हो चुकी है, अब उन्हें मानव के इंटरवेंशन या हस्तक्षेप द्वारा ही बचाया जा सकता है। और इसमें जो नाम है, जो एग्जाम्पल है, पहला है हवाईयन क्रो, और इस क्रो का वैज्ञानिक नाम है कॉर्वरस हवाईएंसिस। देखिए कॉर्वरस हवाईएंसिस क्या है, हवाईयन क्रो का वैज्ञानिक नाम है, और ये एक द्वीप है, हवाई द्वीप, उत्तरी अमेरिका का, वहां पर ये क्रो पाया जाता था। इसके नेचुरल आवास में ये नहीं पाया जाता है, इसको बचाने के लिए कृत्रिम रूप से संरक्षण या कंजर्वेशन किया जा रहा है। दूसरा है ग्वैम किंगफिशर, ये दोनों पक्षी है, ठीक है ना। ग्वैम किंगफिशर, इसका वैज्ञानिक नाम है टोडीरैम्फस सिनामोमिनस। क्लियर है, टोडीरैम्फस सिनामोमिनस, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्वैम किंगफिशर का। यह पक्षी यूएसए के अधीन क्षेत्र में पाया जाता है, जो अपने प्राकृतिक आवासों से विलुप्त हो चुका है। इसका भी कृत्रिम रूप से संवर्धन किया जा रहा है। देख लीजिए ये दो नाम किसमें है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। दो स्पीसीज के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक है एक्सटिंक्ट और दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट के एग्जाम्पल भी देख लिए हैं और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। कौन कौन से हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में, हवाईयन क्रो और ग्वैम किंगफिशर, दोनों पक्षी हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, और दोनों के वैज्ञानिक नाम आपके सामने हैं, देख लीजिए। दोस्तों मैं आपको वही एग्जाम्पल बता रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में प्रत्येक कैटेगरीज में बहुत सारे उदाहरण हैं, सारे याद नहीं करने, जो आपको याद रखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, साथ में उनके वैज्ञानिक नाम भी, साइंटिफिक नेम भी, देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। तीसरा जो टाइप था वो है थ्रेटन्ड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में। थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या है, थ्रेटन्ड स्पीसीज, इन स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, लगातार इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है, और इनका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इन्हें विलुप्त होने का खतरा है। थ्रेटन्ड स्पीसीज किसको कहा जाएगा, ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है और इनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ये मैंने लिखा भी है, वे प्रजातियां जिन्हें संरक्षित या बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए अगर तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं किए गए तो ये पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा इन पर बना हुआ है। क्लियर है बात। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या है, ऐसी प्रजातियां हैं जिनका अगर जल्दी से संरक्षण नहीं किया गया तो वो विलुप्त हो सकती है। क्लियर है बात, देख लीजिए। इन थ्रेटन्ड स्पीसीज के टाइप मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से देखिए। थ्रेटन्ड स्पीसीज तीन टाइप है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, अति संकटग्रस्त प्रजाति, एंडेंजर्ड स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजाति, और वुल्नरेबल स्पीसीज संवेदनशील या सुभेद्य प्रजाति। थ्रेटन्ड स्पीसीज को तीन टाइप में, तीन प्रकार में बांटा गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल स्पीसीज। हिंदी में अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त और संवेदनशील या सुभेद्य प्रजाति। क्लियर है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो सीधा मैंने लिखा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सीआर से,
और इसका कलर कोड क्या है? रेड। एंडेंजर्ड स्पीसीज या संकटग्रस्त को रिप्रेजेंट करेंगे EN से और इसका कलर कोड क्या है? ऑरेंज। और वुल्नरेबल स्पीसीज को, संवेदनशील या सुभेद्य स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे VU से और इसका कलर कोड क्या है? एम्बर या येलो। देख लीजिए, क्लियर है बात? आराम से देखिए। थ्रेटन्ड स्पीसीज तीन टाइप, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल स्पीसीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे CR से, एंडेंजर्ड को EN से और वुल्नरेबल को VU से। और इनका कलर कोड यहां पर रेड किसका है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। ऑरेंज किसका है? एंडेंजर्ड का। और एम्बर या येलो जैसा किसका है? वुल्नरेबल या सुभेद्य स्पीसीज का। देख लीजिए इस चार्ट को। इससे आगे देखते हैं, आइए। अब जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनके एक एक टाइप को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और सबसे पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। दोस्तों, अब आपको 9 कैटेगरीज के नाम लगभग सबको याद होना शुरू हो गए होंगे। थ्रेटन्ड स्पीसीज का जो टाइप है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज या अति संकटग्रस्त प्रजातियां। क्लियर है? इसका क्या पैरामीटर है, क्या पैमाना है, कौन सी प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, अति संकटग्रस्त प्रजातियों में रखा जाएगा, उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। ऐसी स्पीसीज जिनमें रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, बहुत तेजी से इनकी जनसंख्या में कमी आई है। और ये कमी क्या है? 90% पॉपुलेशन। लास्ट के 10 साल में इनमें जो कमी है वो 90% कमी आई है। 90% पॉपुलेशन में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। देखिए, दूसरा, ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। क्या? एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। ऐसी प्रजातियां जिनको अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने का बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाएगा। एग्जाम के क्वेश्चन में इस टर्म को आप बहुत अच्छे से देखें। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड का मतलब है प्राकृतिक आवासों से विलुप्त। पहले कोई प्रजाति विलुप्त होगी, पहले प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होगी, फिर उसको संरक्षण किया जाएगा, अगर वहां भी नहीं हो पा रहा है तो फिर पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। पैसेंजर पीजन और डोडो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड का मतलब है जो प्राकृतिक आवासों से ही विलुप्त हुए हैं। उसके बारे में मैंने आपको हवाईयन क्रो और किंगफिशर पक्षी के बारे में बताया है। फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो थ्रेटन्ड स्पीसीज है और इसका पहला टाइप है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, प्राकृतिक जो आवास है उनसे विलुप्त होने का एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन पक्षी। देख लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या इसी को क्या कहा जाता है? गोडावन कहा जाता है। आइए, गोडावन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम से रिलेटेड है। फिर से लिखा है मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावन का। इसी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोडावन स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। देख लीजिए, गोडावन के अन्य नाम भी है। क्या है? सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी।
गोडावन को सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल है, जिनके विलुप्त होने का खतरा एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज्यादा है। गोडावन को बचाने के लिए गोडावन प्रजनन केंद्र स्थापित किया है राजस्थान में। कहां पर? डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। देख लीजिए, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। तो ये राजस्थान में इसको बचाने के लिए क्या खोला गया है? गोडावन प्रजनन केंद्र। कहां स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर बाड़मेर में। ये गोडावन के बारे में जानकारियां आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। देख लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे जो है दूसरा टाइप है एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजाति। थ्रेटन्ड स्पीसीज का ही दूसरा टाइप है। इसमें आपको क्या टर्म याद रखना है? वेरी हाई रिस्क। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या था? एक्सट्रीमली हाई रिस्क। यहां पर है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। प्राकृतिक आवासों से विलोपन का खतरा क्या है? वेरी हाई रिस्क है। और इनमें जो कमी है, रिडक्शन है, वो 70% पॉपुलेशन इन लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल में 70% जनसंख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। अगर 90% या उससे ज्यादा है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और 70% से ज्यादा या बराबर है तो क्या कहलाएगी? एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजाति। और इसका उदाहरण है, इस एंडेंजर्ड स्पीसीज के उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसको आप याद रख लें। पहला है रेड पैंडा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एल्यूरस फुल्गेंस। ये भारत के सिक्किम क्षेत्र में पाया जाता है। देख लीजिए, रेड पैंडा, एल्यूरस फुल्गेंस, कौन सी स्पीसीज है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। उससे पूछा जाएगा रेड पैंडा कौन सी स्पीसीज है, आपको जवाब देना है एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति। दूसरा नाम है एक पादप का, बेंटिंकिया निकोबारिया। ये एक पुष्पीय पादप है, फ्लावरिंग प्लांट है, और कौन सी फैमिली का सदस्य है? एरेकेसी फैमिली का सदस्य है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में, संकटग्रस्त प्रजातियों में मैंने 2 उदाहरण ऐसे बताए हैं जो सबसे ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। रेड पैंडा, और एक पादप है, एक प्लांट है, बेंटिंकिया निकोबारिया। देख लीजिए। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है या एनिमल है ब्लैक बग, काला हिरण। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला जंतु है ब्लैक बग या काला हिरण। इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकाप्रा। पहले तो आपको वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्लैक बग या काले हिरण का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकाप्रा, और इसे भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से याद रखें। क्लियर है? तो काले हिरण के बारे में क्या याद रखना है? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटग्रस्त प्रजाति है। पिछले 10 सालों में 70% या इससे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई है, और इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकाप्रा है। और राजस्थान के चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए ये स्लाइड। आइए आगे बात करते हैं। आगे है एंडेंजर्ड स्पीसीज में फिर से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल, टाइगर या बाघ। देखिए,
वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। इसे नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है, या राष्ट्रीय जंतु, सॉरी, नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय जंतु किसको कहा जाएगा, नेशनल एनिमल किसको कहा जाएगा, बाघ को पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद आपको याद रखना है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, और इसको नेशनल एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। गंगा नदी की डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। और राष्ट्रीय जंतु या नेशनल एनिमल कौन है, बाघ। और ये दोनों किस श्रेणी में है, एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों में। एक और जंतु है नीलगिरी ताहर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलगिरी ट्रेगस हाइलोक्राइस। ये भेड़ बकरी जैसा दिखाई देता है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये तीनों नीलगिरी ताहर, टाइगर और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये भी किस में आते हैं, एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों में। देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वुल्नरेबल या संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां। थ्रेटन्ड स्पीसीज का तीसरा टाइप, पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा पढ़ा हमने एंडेंजर्ड, और तीसरा वुल्नरेबल संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां। इनमें जो पॉपुलेशन में रिडक्शन है, कमी है, वो 50% या इससे ज्यादा हुई है पिछले 10 सालों में। अगर 90% या इससे ज्यादा हुई है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 70% या इससे ज्यादा हुई है तो एंडेंजर्ड, और 50% या इससे ज्यादा हुई है तो वुल्नरेबल या संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां। देख लीजिए आप। इसमें क्या याद रखना है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। पहले क्या था, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, फिर क्या था, वेरी हाई रिस्क, और अब क्या है, केवल हाई रिस्क। हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, ये टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबको विलुप्त होने का खतरा है, लेकिन खतरा कितना है, एक्सट्रीमली हाई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी हाई है एंडेंजर्ड, और हाई रिस्क है तो वल्नरेबल या संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां। इसके उदाहरण में पहला है एशियाटिक एलिफेंट, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस। एक है फिशिंग केट, इसको मैंने क्यों लिखा है ये आप देख सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिएनेलुरस विवरिनस। देखिए, ट्रिएनेलुरस विवरिनस, ये जो फिशिंग केट है ये पहले एंडेंजर्ड में आती थी, संकटग्रस्त में आती थी। अब इसको किस में शिफ्ट कर दिया गया है, वुल्नरेबल में। आज के तारीख में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिशिंग केट कौन सी कैटेगरी का सदस्य है, वुल्नरेबल का। पहले ये किस में था, एंडेंजर्ड में, लेकिन अब इसका संरक्षण करके इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा चुका है, इसलिए ये वुल्नरेबल स्पीसीज है। ये आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए। आगे देखते हैं, वुल्नरेबल स्पीसीज में एग्जाम इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण जंतु है वो है राइनोसिरोस। इसे कहते हैं एक सींग वाला गेंडा। राइनोसिरस या एक सींग वाला गेंडा, इसका वैज्ञानिक नाम है
राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस, राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस। और ये कहां पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम में। देख लीजिए। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा कहां से संबंधित है? आसाम से। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। ये जो गैंडे का मुंह के आगे या मुंह के ऊपर जो सींग है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। ये क्या है? क्रिएटिन युक्त त्वचा का बना हुआ होता है। क्रिएटिन प्रोटीन जानते हैं? अपने बाल और नाखून जिस प्रोटीन से बने होते हैं वो क्रिएटिन प्रोटीन है। इस क्रिएटिन प्रोटीन से ही गेंडे का सींग बना हुआ होता है। क्रिएटिन युक्त त्वचा का बना हुआ होता है गेंडे का ये सींग, एक सींग वाले गेंडे का सींग। और ये सींग यहां सर पर नहीं, इसका जो मुंह है उसके आगे वाले पार्ट पर होगा। क्लियर है बात? इसमें बोन्स या हड्डी नहीं पाई जाएंगी। ये किसका बना होता है? क्रिएटिन युक्त त्वचा का बना होता है। एक सींग वाले गेंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसिरस यूनिकॉर्निस। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही रख लें। देख लीजिए। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। आगे है नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज। नाम से पता लग रहा है संकट के निकट। अभी इनकी जनसंख्या इतनी है कि इनको कोई टेंशन नहीं है, इन पर कोई संकट नहीं है। इनको कहा जाएगा नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज, संकट के निकट। और इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा एनटी से। और कलर कोडिंग में मिक्स होगा येलो और ग्रीन कलर का। थोड़ा थोड़ा येलो कलर ही होगा इनका कलर कोडिंग। और इससे कंफ्यूजिंग वाले कलर कोडिंग आपको याद रखने भी नहीं है और पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर बताया है। क्या है? क्लोज टू बी थ्रेटन्ड स्पीसीज। अगर इनका भी ध्यान नहीं रखा गया तो थोड़े दिनों में ये थ्रेटन्ड स्पीसीज में शामिल हो जाएगी। नाम ही है नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज, संकट के निकट वाली प्रजातियां। पांचवा लीस्ट कंसर्न, संकट मुक्त। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एलसी से। इनका कलर कोड आपको जरूर याद रखना है, ग्रीन। देखिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट कंसर्न का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिनको कोई संकट नहीं है, इनकी पॉपुलेशन पर्याप्त मात्रा में है, इनके संरक्षण की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लीस्ट कंसर्न, संकट मुक्त, इनको रिप्रेजेंट करेंगे एलसी से। और इनका कलर कोड क्या है? ग्रीन। ग्रीन कलर कोड किसके लिए है? लीस्ट कंसर्न या संकट से मुक्त प्रजातियों के लिए। देख लीजिए। तो दोस्तों, एडिक्वेट डाटा स्पीसीज के 5 टाइप हमने बहुत अच्छे से देख लिए हैं, जिनमें पहला एक्सटिंक्ट, दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तीसरा थ्रेटन्ड। और थ्रेटन्ड के भी हमने प्रकार देख लिए हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल या सुबेद्ध प्रजाति। फिर नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसका कलर कोड क्या होता है? ग्रीन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। देखिए, अब तक हमने सभी प्रकार की जो कैटेगरी है वो देख ली है, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, उनके कलर कोड देख लिए हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड लगभग सभी बातें कर ली है। मैंने अलग से एक पॉइंट बताया है, और वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है चीता। इसको कहां रखा जाए, ये कौन से प्रकार की कैटेगरी में रखा जाए इनको, इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको बताया है। देखिए, चीता के बारे में आप जानते हैं, फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जो जंतु है वो है चीता। दो प्रकार के चीता है, एशियाटिक चीता और दूसरा है अफ्रीकन चीता। देखिए, एशियाटिक और अफ्रीकन चीता,
एक चीज आप याद रखें, जो चीता है वो दो जगह, एशिया में और अफ्रीका में। अफ्रीका में चीते अभी भी मौजूद है, लेकिन एशिया में इनको खतरा बढ़ चुका है, उनके विलुप्त होने के चांसेस ज्यादा हो चुके हैं। तो सबसे पहले एशियाटिक चीता के बारे में बात करते हैं। अगर एशियाई चीता के बारे में आप देखेंगे तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आएगा, और जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीआर से, और जिसका कलर कोड क्या होगा, रेड। एशियाई चीते किस श्रेणी में आएंगे, आपको याद रखना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है, ओनली इंडिया के लेवल पे बात करें तो भारत से ये चीते 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये बड़ी समस्या है। चीता जो है वो कौन से प्रकार की स्पीसीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका में अभी है, एशिया में इनको विलुप्त होने का खतरा है, इसलिए एशिया के संबंध में पूछा जाए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और भारत के संबंध में पूछा जाए कि भारत में चीता किस प्रकार की स्पीसीज है, तो 1952 में ही विलुप्त हो चुका है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में ये कौन से प्रकार की है, एक्सटिंक्ट या विलुप्त प्रजाति। एशिया के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड या अति संकटग्रस्त, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सीआर से, और इसका कलर कोड क्या है, रेड। और अफ्रीका में जो चीता है वो किस प्रकार में या किस टाइप की स्पीसीज है, वुल्नरेबल स्पीसीज या सुभेद्य प्रजाति। देख लीजिए, चीता के बारे में बहुत सिस्टमेटिक चीजें। अफ्रीका के बारे में पूछा जाए या अंतरराष्ट्रीय रूप से पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा, वुल्नरेबल। एशिया के संबंध में पूछा जाए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और भारत के संबंध में पूछा जाए एक्सटिंक्ट। भारत से चीता 1952 में ही विलुप्त हो चुके थे। और अभी एक घटना आपको याद होगी, टीवी चैनलों पर बिल्कुल नामीबिया से लाए गए चीते, ये बहुत फेमस जो है, सभी टीवी चैनल पर ये न्यूज चली थी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 1952 में विलुप्त हो चुके हैं भारत से चीते। दिनांक 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकन देश नामीबिया से भारत में चीते लाए गए। डेट भी मैंने आपको बता दी है। कहां लाए गए, कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर शिफ्ट किए गए हैं इनको। कहां से लाए गए थे, नामीबिया से। और चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस। देख लीजिए, एसिनोनिक्स जुबेटस। चीता से संबंधित बिल्कुल चीजें क्लियरिटी से मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन को देखना है, फिर बताना है कि ये वुल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है, सुभेद्य है, अति संकटग्रस्त है, या फिर विलुप्त होने वाला है। भारत में 1952 में विलुप्त हो चुका है। क्लियर है, देख लीजिए इसे। अब आगे एक और जीव के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है इंडियन वल्चर, या इसका वैज्ञानिक नाम है जिप्स इंडिकस। ये कौन से प्रकार का या स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसको कहा जाएगा अति संकटग्रस्त। अति संकटग्रस्त प्रजाति है भारतीय गिद्ध, इंडियन वल्चर। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स इंडिकस। और इसकी संख्या में जो लगातार कमी हो रही है, ये जो अति संकट में है, उसका कारण है एक दवा डिक्लोफेनाक। ये पशुओं के लिए इस्तेमाल होती है पेन किलर के रूप में। जानवरों में पेन किलर के रूप में एक दवाई का इस्तेमाल होता है डिक्लोफेनाक, और ये डिक्लोफेनाक की वजह से गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल्योर की वजह से गिद्ध मर जाते हैं। कोई जानवर जिसको डिक्लोफेनाक पेन किलर दिया गया था वो मर गया, उस मरे हुए जानवर को अगर ये गिद्ध खा लिया तो इस गिद्ध की किडनी फेल हो जाएगी और ये मर जाएगा। इस कारण से बहुत
तेजी से इसकी संख्या में कमी आ रही है। और 2008 में इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने डिक्लोफेनाक को क्या कर दिया है, पेन किलर के रूप में जानवरों के लिए इस्तेमाल करना बैन कर दिया है। कौन से साल में? 2008 में। क्लियर है बात? तो दोस्तों, इस पूरी क्लास में मैंने आपको IUCN की जो स्पीसीज की अलग अलग कैटेगरीज है उसके बारे में जानकारी, उससे एग्जाम में कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्जाम कैसा भी हो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास को ध्यान से देखें, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। धन्यवाद। थैंक यू।